वो गहरी नींद सोई हुई थी जब किसी ने उसे झंझोड़ कर जगाया। उसने पट से आंखें खोली और सोई जागी अभी अपने समझने की कोशिश करने लगी कि उसके साथ क्या हुआ। तभी उसकी आंखों के सामने फ़ाइका का चेहरा लहराया। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और जमाई लेते हुए उस हाथ से रोकने की नाकाम कोशिश की। भैया, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा शौहर नामदार आज किधर है? इस सब को छोड़ो, तुम उठो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे लेने आई हैं? वो क्यों? तुम पहले जाओ फ्रेश होकर। वो बालों को जूड़े की शक्ल में बांधती वाशरूम में घुस गई। थोड़ी देर के बाद वापस आई तो ग्रीन कलर कमीज शलवार के साथ बड़ा सा दुपट्टा कंधों पर फैला रखा था। वो आईने के आगे खड़े अपने बाल बनाने लगी। वो तुम्हारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया? फ़ाइका को बात का आगाज़ करने के लिए कोई मौजू चाहिए था। नहीं, क्यों? आपकी और बाबा की वजह से। हमेशा की तरह ज़ैनब ने अपनी बात बरमला गई। लेकिन मैं तुम्हारी जगह पर नहीं और तुम मेरी जगह और बाबा की जगह पर नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगी तुम्हें भी अपनी वो तस्लीम करनी चाहिए। अच्छा, वो फीकी से हंसी इसलिए कि ये सितमगर अपनी वजह नहीं बदलेंगे। आप तो बिल्कुल बाबा के सांचे में ढलती जा रही हो, लेकिन शायद मैं इस दास्तान का वो किरदार ना बन सकूं। फ़ाइका ने जल्दी से मौजू बदल दिया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम मेरे साथ चलो, हमें एक जगह जाना है। वह खामोशी से उसे देखने लगी, जिस पर फ़ाइका ने नज़रें फेरी। पप्पो से इजाज़त ले ली है मैंने फ़ाइका, इसलिए इस्लामाबाद के मशहूर बैरिस्टर शहरयार फंदे के पास आई थी। सर, हम लोग खुला का केस दायर करना चाहते हैं। फ़ाइका की बात पर ज़ैनब हैरान होकर उसे देखने आप ये क्या कह रही हैं? चलें यहाँ से, मुझे यहाँ घबराहट हो रही है। वो फ़ाइका को बैरिस्टर शहरयार के चैम्बर में छोड़कर बाहर निकल आई। जल्दबाजी की वजह से वो राहदारी मुड़ती हुई सामने से आती शख्सियत को ना देख सकी और उसके सीने से जा टकराई। सामने वाले ने इतनी तेज़ी से उसे पीछे किया था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी अपनी जगह मुंजमद हो गए। ब्लू कलर की थ्री पीस सूट, मलबूस आंखों पर सन ग्लास से चढ़ाए वो ही था ज़ैनब। फ़ाइका की आवाज़ पर ज़ैनब होश की दुनिया में लौट, जबकि उसके सामने जैक को देखकर फ़ाइका तेज़ी से आगे बढ़ी और ज़ैनब को पीछे धकेलते हुए ज़रग़ाम के सामने खड़ी हो गई। फ़ाइका को देखकर वो इधर उधर देखने लगा और फ़ाइका की साइड से निकलने लग। जब उसने ज़रग़ाम का बाजू दबोच लिया, ज़रग़ाम ने नफ़रत से उसका हाथ अपने बाजू झटका। क्या मसला है आपके साथ? यहाँ कौन सा तमाशा करना चाहती हैं? अब वक्त बदल गया। अब जैसों को मैं इनकी औकात याद दिलाना जानता हूँ और अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर दोबारा मेरे सामने मत आइएगा, वरना मुझे ज़रग़ाम अली ख़ान से ज़ीनिया अली ख़ान का भाई बनते देर नहीं लगेगी। ये क्या ज़ैनब सुल्तान की तरफ, आज तो तुम मुझे यहाँ नज़र आ गई। आइंदा इस तरह का रुख किया तो नताइज की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। ज़ैनब सुल्तान खुरा के बारे में सोचना मत। वो उंगली ठाक वान करते हुए अपने कोट पर उनको दुरुस्त करता हुआ आगे बढ़ गया। जब ज़ीनिया के नाम पर फ़ाइका पर सख्ता तारी हो गया था, आप ये मुकाफ़ाती अमल है, आप मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें। अगर आपने मेरी किस्मत में वो हिसाब देना लिख दिया है तो वो मुझे देना ही होगा। आपने जो किया था वो गलत था और आप बस मेरी तलाक के बारे में सोचिएगा। बाद में ये दाग सर पर नहीं सजाना चाहती हूँ। फ़ाइका गहरी सोच में थी। चलो अभी तो घर चलते हैं। वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था, उसका दिमाग खो रहा था। फ़ाइका सुल्तान को रूबरू देखकर आज वो फिर से माजी में पहुँच। बाबा जानी सच? उसको जो चहकती आवाज़ से मोहम्मद अली ख़ान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी। हाँ बेटा, सच में मैं तुम्हें अफसरदा नहीं देखता और अम्मू जान उन्हें कौन समझाएगा? उन्हें समझाना मेरा काम है। अपिया, सच में तुम उन्हें मना लोगे? जी नहीं। तो फिर क्यों कह रहे हो मना लूँगा? क्योंकि मैं उन्हें मना चुका हूँ। वो खुशी से भाग कर आकर ज़रग़ाम अली ख़ान के गले से झूल गई थी। लाला, ज़ीनिया ने प्यार से उसके दोनों गाल चूम लिए। वो जब भी बहुत खुश होती थी उसे लाला कहती। वो उससे पूरे 4 साल बड़ी थी, लेकिन जवानी की दहलीज को पहुँचा ज़रग़ाम अली ख़ान कद काट में उससे बड़ा ही लगता था। ज़ीनिया अली ख़ान ने अपने कॉलेज में ग्रेजुएशन में टॉप किया था और अब वो मज़ीद पढ़ने के लिए इस्लामाबाद जाना चाहती थी, लेकिन ज़ाहिरा खातून चाहती थी बस वो अब उसकी शादी कर दे और फिर अम्मू जान की ना करने के बावजूद वो इस्लामाबाद चलेगी, जहाँ वो हॉस्टल में रह रही थी। उससे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी में 1 महीने के बाद ही जब ज़रग़ाम ख़ान उससे मिलने गया तो वो बहुत उसे परेशान नज़र। आप ये क्या हुआ? आज बहुत परेशान लग रही है। अरे नहीं ऐसा कुछ, तुम तो वैसे ही वहम कर रहे हो। उसने टालने की कोशिश की, लेकिन ज़रग़ाम जान छोड़ने वालों में से नहीं थे। आप मुझे अभी बताएंगे क्या हुआ? नहीं तो मैं अभी आपको अपने साथ ले जाऊँगा। छोटा होने के बावजूद भाई पूरा इल्ज़ाम दिखा रहा था। वो कशमकश थी बताए कि नहीं। उसने अपने और ज़रग़ाम के दरमियान जो मौजूद फासले ख़त्म कर दिए। उसके दोनों हाथ थाम लिए। वो फ़ाइका सुल्तान मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और मुझे उससे डर लगता है। उसने बहुत सोच के विचार के बाद बहुत सी बातें हज़फ करके एक जुमले में परेशानी से बता। ऐसा अपिया क्या चीज़ है? आप कोई चुड़ैल है जो आपको इससे डर? आप तो मेरी बहादुर बहन है। उसकी बात पर ज़ीनिया मुस्कुराती हुई सर उसके बाद सर और ज़रग़ाम अली ख़ान के दिमाग बस एक नाम महफूज हो जिससे उसकी बहन खौफज़दा थी। फ़ाइका सुल्तान ज़ीनिया की डायरी लिखती थी।
और जब ज़रग़ाम के हाथ वो डायरी लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूनी के पहले दिन वो क्लास में बैठी कुछ नोट बना रही थी जब वहाँ फ़ाइका अपने कुछ दोस्त साथ आदम की ज़ीनिया के हाथ कांपने, लेकिन उसने खुद को मजबूत करती वहाँ से जाने की कोशिश की जब एक लड़का उसके सामने आकर रुक गया। अरे सोनियो, कहाँ चल दिया? हम तो अभी आए हैं, दीदार तो करने थे। उस लड़के ने उसके गाल को छूने को, लेकिन ज़ीनिया ने उसका हाथ झटक दिया। वो लड़का गज़बनाक होकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही लड़कों का एक और ग्रुप वहाँ पहुँचा आया, जिनका ग्रुप लीडर फौजान या एक सुलझाऊ लड़का था। उसे देखकर फ़ाइका और उसके दोस्त निकल गए। जब फ़ाइका सुल्तान जात मुड़कर उसकी तरफ देखा और अंगूठे के इशारे से उसे लूज़र का निशान बनाते निकल गई। वो अपनी जगह पर ठहर गई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठ कर वहाँ से जा यही कि उसका नज़र एक्सक्यूज़ मी, आर यू ओके? उसकी आवाज़ पर ज़ीनिया ने सर उठाकर उसे देखा और उस बात में सर लाई जिस पर उसे टटोलती नज़र उसे देखा वहाँ अपने ग्रुप के लड़कों के साथ चला गया। गाड़ी एक झटके से रुकी थी और ज़रग़ाम माजी को पीछे छोड़ता हाल में लौटा था। वो अपने फ्लैट के बाहर खड़ा था। आज से वो हमेशा के लिए अपने गाँव जा रहा था, जहाँ उसकी माँ और बहनें उसकी मुंतज़िर थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो पूरे फ्लैट में नीम अंधेर फैला हुआ था। वो दरवाज़ा लॉक करके अपने कमरे में आया और स्टडी टेबल पर ठहस गया। उसने हाथ मार कर टेबल लैंप ऑन किया। वो सोच जल्द वाली डायरी हाथ बढ़ाकर करीब की और उसे खो लिया। वो उस डायरी को कई बार पढ़ चुका था और हर रोज़ रात को वो ये डायरी पढ़ता था और एक नई अज़ियत का शिकार होता था। वो कैसा भाई था जो अपनी बहन की हिफाजत ना कर सका। ज़ीनिया छुट्टियों पर घर आई हुई थी और अपनी डॉक्टरी का रोब अम्मू जान पर खूब जमा रही थी। परफेक्ट अम्मू जान, आज तो आपका बीपी बिल्कुल सेट है। ज़ायरा का बीपी चेक करके ज़ीनिया ने स्टेथोस्कोप समेट कर अपने बैग में रखा और मुस्कुरा कर माँ को देखा जो खासी फ्रेश लग रही थी। एक साइड पे बैठी ज़रग़ाम ने बहन को देखा जो माँ की एक एक टैबलेट को उठा कर देख रही थी और उन्हें बता रही थी कौन सी दवा कौन सी बीमारी के लिए। वो जानता था उसकी अवलीन ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बनेगी, लेकिन घर में सबको मनाते मनाते ही उसके कई साल ज़ाया हो गए थे। यूनी में फर्स्ट सेमेस्टर में उसकी सेकंड पोजीशन आई थी और वो बहुत से प्रोफेसर की नज़रों में आ गई थी। वो इस दिन बहुत खुश थी। उसने कॉल करके ज़रग़ाम को अपनी कामयाबी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुआ और फिर बारी बारी सबसे बात करने के बाद वो सरशार सी कैंटीन चली गई जहाँ फ़ाइका और उसके चंद दोस्त बैठे थे। फ़ाइका दरदाना बेगम के पास मुकीम थी। तभी वहाँ फौजान यानी ज़ीनिया को प्रपोज़ किया था। उसका ताल्लुक़ एलियट क्लास से था, लेकिन वो नहीं जानती ज़ीनिया अली ख़ान जहाँ से ताल्लुक़ रखती है वहाँ ऐसी बातों गुंजाइश नहीं निकलती थी। वो ज़ीनिया के सामने बैठा उसके जवाब का मुंतज़िर था, जबकि वो उसकी हरकत पर थर थर काँप रही थी। ज़ीनिया ने अपने इर्द गिर्द एक नज़र डाली और नफ़ी में सर हिलाकर वहाँ से चली, जबकि एक टेबल पर बैठी फ़ाइका सुल्तान इस मंज़र को अपने मोबाइल में कैद कर चुकी थी। ज़ीनिया को काफ़ी दिनों से महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा। उसकी यूनी में किसी साथ दोस्ती तो थी नहीं कि जैसे वो बताती, वो बस डरी सहमी से इधर उधर देखती रहती। एक दिन उसने फ़ाइका को कुछ लड़कों के साथ देखा जिन्हें वो कुछ पैसे दे रही थी। वो कुछ राजदारी बरत रही थी। ज़ीनिया को देखकर मुस्कुरा कर उसके पास चली आई और फिर देखते देखते उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। एक पौधा होता है जिसके पत्ते नरम मुलायम होते हैं और उसकी टहनी नाजुक से झटके से टूट जाता है। इस पौधे पर बजाय कोई कांटे नहीं होते और उसकी शाखों पर नन्हे सफ़ेद फूल खिलते हैं जो अंदर से गहरा नीला रंग लिए होते हैं। लेकिन इस पौधे के सब्ज़ पत्तों की रगों में दौड़ता सफ़ेद दूध इस कदर जहरीला होता है कि जो किसी की आंखों में गिरे तो वो अंधा कर दे। इंसान तो खैर नहीं, लेकिन जानवर भी उसे खाना पसंद नहीं करते। कुछ इंसान भी ऐसे ही होते हैं, बज़ाहिर आग के पत्तों की तरह ना मुलायम और अपने अंदर नफ़रत का एक जहान पाले रखते हैं। किसी भी जहरीले कीड़े के कांटे का इलाज है, लेकिन ऐसे इंसानों के डसे का कोई इलाज नहीं। बस ज़ीनिया का भी पाला ऐसी आग के पौधा सिर्फ इंसान से पड़ा जिसे दुनिया फ़ाइका सुल्तान के नाम से जानती थी। उजाला पहले काफ़ी वक्त हो चुका था। हॉस्टल से लेकर जाने वाली वैन ख़राब हो गई थी, इसलिए वो पैदल ही यूनी के लिए निकल पड़ी। फुटपाथ पर इस वक्त और भी बहुत से लोग के बेचारे जिनकी चाल में ही नहीं अंदाज में भी तेज़ कदम उठाते। अचानक उसकी नज़र अपने बराबर में पड़ी जहाँ सफ़वान या उसके कदम लाकर चारों से देखकर उसके कदम सुस्त पड़ गए। शबाब चेहरे पर मासूमियत रक्स करते और गाल गुलाब पड़ते। वो ज़ेर लिप कुछ पड़ रही थी। गुलाबी गाउन में गुलाबी हिजाब लपेटे हुए कोई पाकीज़ा रूह लग रही थी। सफ़वान की नज़र उसके चेहरे पर जैसे गड़ से गई। सुनो, वो रुक गई। जल्दी कहो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या करूँ? सर पर लपेटे स्कार्फ से पेशानी के बाल छुप गए। गाड़ी लिए हुए था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। गुस्से से उसका रंग कंधारी अनार हो गया। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। सुनो, मुझे तुम्हारा ड्रेस चाहिए। मैं अपने माँ बाप भेजना चाहती हूँ। वो ठिठक कर रुक गई और अब पूरी तरह उसकी तरफ रुक कर खड़ी हो गई। तुम्हें खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दो। अगर मेरे घर में किसी को
पता चल गया तो अगले दिन मैं यूनी नहीं आ सकूँगी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी तक आई है। लेकिन अगर तुम मेरे घर तक पहुँच गए तो फिर मेरे बाद मेरे ख़ानदान वाले अपनी किसी बेटी को स्कूल भी नहीं भेजेंगे। उसकी बात पर सफ़ान ने होंठ खींच ली, क्या मैं तुम्हारी पढ़ाई के बाद अपने वालिदैन को लेकर आ सकता हूँ? इसकी बात पर वह चुप हो गई। इसने अपने बैग में इस पेन कुछ हिंद से घसीटे और एक नोट उसकी तरफ बढ़ाया। ये मेरे भाई का नंबर है। जिस दिन मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके यहाँ चली उसके ठीक 1 साल बाद उससे रब्ता कर लेना। अगर इस वक्त मैं तुम्हें याद रही तो। सफ़ान इतने में ही खुश हो गया। इसके लिए उम्मीद की एक किरण थी। मैं कल ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। जब लौटूंगा तब तक तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकेगी। तब तुम मुझे तब तक साबित कदम पाओगे। वो मुस्कुराता हुआ वो नोट अपने वॉलेट में रखता अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया और ज़ीनिया सर झुकाए यूनिवर्सिटी रोड पर चल पड़ी और नामहसूस तरीके से उसे सोचने लग पाया। उसकी दोस्ती को 6 महीने हो गए थे और दूसरे सेमेस्टर के पेपर्स के बाद अब रिज़ल्ट आने का अंदर जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, वो ज़ीनिया के लिए बहुत बड़ा धचका था क्योंकि वो मुश्किल पास हुई थी और उसके लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात थी। फिर अक्सर उसके साथ कुछ ना कुछ उल्टा होना, उसकी किताबें गायब होने, कभी उसके नोट्स उसके बैग में से गायब होने लगे। फ़ाइका उसके हॉस्टल भी आने लगे और अक्सर रात गए वापस जाती। उसके रूम में एक इलेक्ट्रिकल केटल थी जिसमें वो लोग रात को चाय बनाकर पीते हैं और अब ज़्यादातर रात की चाय फ़ाइका ज़ीनिया चाय पीने के बाद जल्दी ही सो जाती है। अक्सर औक़ात उसकी आँख दिन के 1-2 बजे को वो बहुत परेशान रहे। लिंक यूनिवर्सिटी में कम अटेंडेंस की वजह से उसे वार्निंग लेटर भी इशू किया गया और फिर उसे फ़ाइका पर कुछ शक सा गुजरा था। जब उसने चाय बनाई तो वो ज़ीनिया ने चुपके से डस्टबिन में उलट दी और फ़ाइका की मौजूदगी में नींद का बहाना करके सो गई। फिर वो रोज़ यही काम उलट दी। यूनी में उसे देखकर फ़ाइका के माथे के बाल बढ़ने लगे। ग्राउंड मौजूद थी। मौसम साफ था, धूप चमक रही थी लेकिन दूर कहीं आसमान के किनारों पर बादल सर उठा रहे थे। इन दिनों दोनों लास्ट सेमेस्टर जा रहे थे। फ़ाइका से अब वो खिंची सी रहने लगी और फिर फाइनल रिज़ल्ट वाला दिन भी आ गया। ज़ीनिया ने यूनी में टॉप किया था और फ़ाइका के दिल में ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो ज़ीनिया को सख्त नज़र से घूरती उसके पास से गुजर गई लेकिन उसने नोटिस नहीं किया। वो यूनी मिस एलिगेंस के नाम से मशहूर थी। सब लोग उसकी बहुत इज़्ज़त करते। बहुत से लड़कों और लड़कियों ने उसे मुबारकबाद दी। यूनी के सब लड़के उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे। फिर उसने सफ़ान के दोस्तों को अपनी तरफ बढ़ते थे जिन्होंने मुबारकबाद नहीं दी बल्कि उसके लिए फूल और बहुत सारे तोहफ़े पिलाए। वो हॉस्टल पहुँचने तक बहुत थक चुकी थी लेकिन फिर भी उसने सारे तोहफ़े खोले और ये देखकर हैरान रह गई। उसे वो तोहफ़े दिए तो मुख्तलिफ़ लोगों ने लेकिन सब पर सिर्फ सफ़ान यहिया का नाम ही लिखा था और पहली बार उस नाम ने उसके दिल के तारों को छेड़ा था। 4 साल गुजर चुके थे लेकिन वो उसे नहीं भूला था। उसके बाद डायरी के सारे सफ़े कोरे थे और उसने आगे कुछ नहीं लिखा गया। ज़रग़ाम ने डायरी बंद कर दी और सर टेबल पर रखे अपने हाथों पर गया। उसे आज भी वो दिन याद जब उसे यूनी की किसी लड़के ने कॉल करके उसे बताया था ज़ीनिया हॉस्पिटल में। वो पागलों की तरह वहाँ गाँव से इस्लामाबाद पहुँचा जहाँ डॉक्टर से उसे पता चला कि उसकी बहन का रेप किया गया और उसके पेट में चाकू से वार किए गए हैं। उसकी ज़िंदगी तो बच गई है लेकिन वो एक गहरी नींद में सो गई और इसके साथ ही जुर्म के नाम भी कहीं छुप गए। लेकिन ज़रग़ाम ने जो मालूमात इकट्ठी की थी उससे यही पता चला जिस दिन ये वाक़या उस दिन वो फ़ाइका के साथ यूनी से गई थी। जब इस्लामाबाद में दुर्दाना बेगम के घर पहुंचा तो उसे बताया गया कि फ़ाइका सुल्तान तो अपने गाँव चली गई है। उसने अम्मू जान और बाबा से रेप वाली बात छुपा ली। उसे यही बताया कुछ चोर थे और जो उससे मोबाइल और पैसे छीने थे और उसे हाथापाई में वो ज़ख्मी हो गई लेकिन ज़्यादा मुश्किल हो गए थे। जब वो बेहोशी से वापस होश की दुनिया में नहीं लौटी वो हर रोज़ एक नई उम्मीद से उठता। शायद आज वो खूबसूरत दिन हो जब वो नींद से जाग जाएगी लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि खुद ही ठीक नहीं होना चाहती और जब तक वो नहीं चाहेगी वो इस नींद से बाहर नहीं आ। वो सब कुछ सुन सकती थी, महसूस भी कर सकती थी। ज़रग़ाम सुल्तान खान की हवेली गया था। उसने सुल्तान खान से कहा कि वो अपनी बेटी को बुलाए। तब फ़ाइका सुल्तान बड़े वहाँ आई थी और ज़रग़ाम की ज़ीनिया से पेश आने वाले हादसे के मुतल्लिक़ पूछने पर वो मुकर गई कि वो तो ज़ीनिया को जानती ही नहीं। ज़रग़ाम को उसकी तरफ बढ़ा था लेकिन सुल्तान खान के गार्ड दरमियान में आ गए थे और वहाँ से लौट आया। लेकिन अगली सुबह उसके लिए एक और क़यामत खड़ी थी जब उसे पंचायत से नहीं तलब किया। उस पर फ़ाइका सुल्तान इल्ज़ाम ज़रग़ाम उसने उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है और ज़रग़ाम इस मक्कार लड़की को देखता रहेगा। और फिर ज़रग़ाम ने गवाही के लिए अपने कुछ दोस्तों को पंचायत के सामने जिन दोनों की फ़ाइका सुल्तान बात कर रही है उन दोनों वो गांव में नहीं था लेकिन इस वाक़े के बाद ज़रग़ाम और उसके बाबा की साख बहुत मुतासिर हुई थी और फिर फ़ोन पर फ़ाइका सुल्तान ने उसे धमकी दी थी अगर आइंदा मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगी कि तुम और तुम्हारा बाप इस गाँव में भी रह सको। और ज़रग़ाम बाप की नाराज़गी और उनकी इज़्ज़त की खातिर खामोश हो गया। ज़ीनिया को कोमा में गए पूरे 3 साल गुजर चुके थे। दुर्दाना बेगम यहाँ से वहाँ टहली थी। सुल्तान खान उनके सामने बैठा था। बड़े होने की वजह से सारे फैसले उनके ही होते थे। फ़ाइका की शादी भी दुर्दाना बेगम ने अपने जानने वालों में की थी। उन्हें सालों गुजर गए थे इस्लामाबाद में आए हुए
और वो यहाँ के मॉल में रच बस गई थी। फ़ाइका भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़ी थी। वो अपनी रवायात और इक़्तिदार को भूल चुकी थी। वो टहलते टहलते कुछ पल के लिए रुकी। सुल्तान खान, ये तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। तेरी इस बेटी को मैं अपनी बहू तो बनाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये घर बसाएगी। ये तो बिल्कुल माँ पर गई पुराने ख्यालात की है। चलो फिर ठीक है, कल ही इन दोनों का निकाह करवाते हैं और फिर बाद में वलीमा कर लेंगे। तुम गाँव जाकर कहना कि ज़रग़ाम अली ख़ान ने ज़ैनब को तलाक दे दी है। तभी ज़ोरदार आवाज़ के साथ खोलकर ज़ैनब अंदर आएगा। आप लोग होश में हैं, खुद भी गुनाहगार होना चाहते हैं और मुझे भी गुनाहगार कर रहे हैं। देख ले सुल्तान खान, इस लड़की की ज़ुबान मैं कहती हूँ इसका जल्दी से कुछ करो, नहीं तो ये ज़रग़ाम खान के साथ भाग जाएगी। हाँ जाऊँगी, उसके पास शौहर है, वो मेरा और उसके साथ काम में होते हुए चटाक की आवाज़ साथ एक ज़ोरदार थप्पड़ ज़ैनब के मुँह पर पड़ा था और उसके बाद सुल्तान खान ने कई थप्पड़ों से रसीद किया और वो हैरत और बेयकीनी से अपने बाप को देखने लगी। तू उसके पास जाएगी, मैं तुझे ज़िंदा छोड़ूंगा तो तुम कहीं जाओगी। वो उसका गला दबाने के लिए आगे बढ़े थे, जब दरमियान में सफ़ीर आगे मामू जान जाने थे। छोड़ दें इसको, उस खूनखार नज़रों से घूर रहे थे। जाएगी जिसके बाप ने मेरी बहन के लिए इनकार किया था। सुल्तान खान की बात सुनकर दुर्दाना खान के ज़ख्म हरे उगे थे, जबकि ज़ैनब सुल्तान किसी हारे हुए ज्वार की तरह उस कमरे से बाहर निकल गई थी। सफ़ीर, इस लड़की पर नज़र रखना और हाँ, इसका मोबाइल भी ले लो। ये माँ, ये काम मैं पहले कर चुका हूँ। यहाँ इस लड़की को संभाले। ज़रग़ाम अली ख़ान का सीना तो मैं गोलियों से छलनी करूँगा। उसने मेरे सामने मेरे जवान बेटे को मारा, मैं उसे इबरत का निशान बना दूँगा। वो आज काफ़ी दिनों के बाद हॉस्पिटल आया था और रूम का दरवाज़ा खोलकर वो टिटक कर रुक के ज़ीनिया के बेड के पास सर झुकाए। बेड शख्स को देख कर वो तेज़ी से अंदर आया। अपने करीब आहट महसूस करके सफ़वान ने सर उठाया। सामने खड़े शख्स को देखकर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम के साथ उसने अपना हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया, जिसे ज़रग़ाम खान नज़रअंदाज करते ज़ीनिया की तरफ बढ़ा और झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। ज़फ़ान एक साइड पर रखे बेंच पर बैठ गया। ज़रग़ाम ने ज़ीनिया का हाथ थामकर चंद लम्हे उसके चेहरे को देखता रहा। अपिया, मैंने जवाब छोड़ दिया, मैं वापस गाँव जा रहा हूँ। बाबा की जगह आप मुझे संभालनी है। आप चलेंगी ना मेरे साथ? जानती हैं डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है, मैं आपको घर ले जा सकता हूँ। इसकी बात सुनकर सफ़ान के दिल में दर्द की एक टीस उठी थी। उसके हाथ का बोसा लेकर अपनी जगह से उठ खड़ा वो मुड़कर सफ़ान की तरफ देखा और उसे इशारे से बाहर चलने के लिए कहा। बाहर आकर कॉरिडोर में मौजूद एक बेंच पर दोनों बराबर बैठ गए। मेरा नाम सफ़ान यहिया है, जानता हूँ। आगे बोलें, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया से कल ही लौटा हूँ। कुछ निजी मसाइल की वजह से मैं 2 साल लेट पाकिस्तान आ रहा हूँ। मुझे आज ही अपने एक दोस्त के तवज़्ज़े कंडीशन के बारे में पता चला है। मेरा पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट ना होने के बराबर रह गया था। अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं बहुत पहले ही लौट आता। उसने मुझसे कहा था कि मैं उसकी डिग्री के ठीक 1 साल बाद तुमसे रब्ता करूँ, लेकिन मेरे वालिद की ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रैफिक हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गए थे और उनकी कोलों की हड्डी टूटने की वजह से वो व्हील चेयर पर हैं। बस इस वजह से मैं लेट हो गया, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब भी जी, अब भी कि उसका रेप हुआ। ज़रग़ाम की बात पर उसने आंखें जी हाँ। तब भी ज़रग़ाम ने मुस्कुराकर आंखों में आए वाहिद आंसुओं को साफ़ किया और सफ़ान की जानिब मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे उसने खुशदिली से थाम लिया। वो कमरे में नीम अंधेरा किए पड़ी थी, बेआवाज़ आंसू बहाते। वो सोच में गुम थी क्या वो क्या करे। अगर यहाँ रहती तो एक गुनाह की मुर्तकिब होती और अगर ज़रग़ाम खान अली को मदद के लिए पुकारती तो तब भी वो जानती ज़िंदगी कांटों पर बसर करने जैसा अजीब दौराए पर आग खड़ी हो गई थी। कुआं था और पीछे खाई थी, लेकिन उसे किसी एक में गिरना था, लेकिन वो अल्लाह की गुनाहगार नहीं हो सकती थी। तभी कोई दबे पाँव कमरे में दाखिल हुए। ज़ैनब को माँ की पुकार सुनाई दी। उनकी आवाज़ बहुत मध्यम थी। ज़ीनिया ने झट से मुँह से कंबल हटाया और भागकर माँ के गले लगकर रोने लगी। काफ़ी देर आंसू बहाने के बाद माँ से आप कब आई हैं? उसकी आवाज़ सरगोशी लिए हुई थी। दोपहर में ही पहुँची हूँ। तुम्हारे बाप ने बुलाया कि तुम्हें सफ़ीर से निकाह के लिए राज़ी करूँ। उनके हाजिर आप भी उन लोगों के साथ शामिल हो गई हैं। उन्होंने फिर और आगे बढ़कर उसकी मुट्ठी में एक छोटा सा मोबाइल दिया। वो तुम्हें आकर यहाँ से लेकर जा सकता है तो चली जाओ, वरना सूरज की पहले किरण के साथ ही तुम्हारी किस्मत का फ़ैसला तुम्हारे बाप के हाथ में होगा। सदीक़ा वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वो गहरी नींद में सोया तो जब उसका मोबाइल बजने उसने अनजान नंबर देकर कॉल काट दी। हुई 4 बार कॉल आई। 5वीं बार ज़रग़ाम ने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से जो आवाज़ उसकी माँ से टकराई, उसकी आंखें पट से खुल गई। वो बहुत मध्यम आवाज़ में थी कि क्या मुझे अभी आकर यहाँ से लेकर जा सके? कहाँ हो तुम? दर्दाना फूफा, ओके मैं आ रहा हूँ। एक ब्लैक पैंट पर ब्लैक शर्ट, जेब तन की एक कोट, बाजू में डालता वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। अजीब शख्स है, एक बार भी ये नहीं पूछा कि मसला क्या है, क्यों आधी रात को बुला रही हो? उसे कॉल की तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके। सुबह होने में बस 1 घंटा बाकी रह गया तो उसने एक बैग में अपना मुख्तसर सा सामान रख कर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। तो वो बार बार खड़ी देख रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ उसके खदशे बढ़ते जा रहे। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। ज़रग़ाम का नंबर देख कर उसने झट से कॉल रिसीव। अपने कमरे की लाइट दोबारा ऑन करके ऑफ करो। उसने उसकी बात पर और फ़ोन दोबारा कान से तो कॉल कट जो लगता है मुझे ये शख्स बेवकूफ़ बना रहा है। अगले लम्हे उस कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई थी।
फिर से मोबाइल पर कॉल लगी। उसने आगे बढ़कर खिड़की खोल दी। ज़रग़ाम जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और सबसे पहले लाइट ऑफ की। शलवार ब्लैक, बड़ी चादर रखी, वो रात का ही हिस्सा लग रही थी। उसके हाथ मौजूद मुख्तसर सामान पर नजर। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से बैग ले लिया। चले ज़ैनब ने इस बात में सारे लाया और उसके पीछे खिड़की की तरफ मुड़ गई। खिड़की के साथ ही छोटी सी गेट थी जिससे ज़रग़ाम को तेज़ी से गुजर गया, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ी खौफज़दा नज़र देखती रही। ज़रग़ाम अली खान ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह अभी तक वहीं खड़ी थी। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और फिर अगले 5 मिनट साथ घर के सेन में थे। सेन की दीवार फलांग कर वो मुख्तलिफ गलियों से होते हुए एक मेन रोड पर पहुंचे जहां ज़रग़ाम खान की गाड़ी खड़ी थी। वो रैश ड्राइविंग करता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। ज़ैनब को ज़ीनिया कमरे में छोड़कर उसे कुछ ज़रूरी हदायत देकर वो वहाँ से गांव की तरफ निकल आया। रास्ते में उसने सफ़ान को सारी सूरत हाल बताई और उसे सुबह हॉस्पिटल जाकर ज़ैनब की खबरगिरी रखने के लिए कहा। उसने अपनी गाड़ी एक दोस्त के घर छोड़ी और दोस्त की गाड़ी लेकर ठीक 8 बजे वो अपने गांव में था जहां सुबह सुबह ऐलान किया गया था कि आज ज़रग़ाम अली खान की दस्तारबंदी की जाएगी। सुबह 10 बजे करीब फ़ाइका कमरे में आई और काफ़ी देर दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जब कोई जवाब मौसूल न तो वो सुल्तान खान, सफ़ीर और बाकी सबको बुला ले। जब एक्स्ट्रा की के साथ दरवाज़ा खोला गया तो अंदर ज़ैनब की गैर मौजूदगी पर सबको साफ सूंघ गया। सबसे पहले बाबा जान वो ज़रग़ाम अली खान उसे ले गया। उसके बाद फरोश की दुनिया में वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। सुल्तान ने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाल नज़ाकत कॉल में लेकर इस्लामाबाद साहब खैर तो आज ज़रग़ाम अली खान की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। नज़ाकत जल्दी से शहर पहुँच। साहिब अगर ज़रग़ाम खान को माने तो शहर आने की ज़रूरत क्या है, वो तो अभी गाँव में है। उसकी आज दस्तारबंदी हो रही है क्या? उसकी बात पर उनका मुँह खुला का खुला रह गया। सुल्तान खान हाथों मोबाइल थामे गुमसुम खड़े थे। अगर वो गाँव में है तो ज़ैनब किसके साथ गई है? अपनी बीवी को मशकूक नज़रों से देखा जो खुद भी ज़रग़ाम अली खान की गाँव मौजूदगी के बारे में सुनकर काफ़ी परेशान लग रही थी। सुल्तान खान ने उनकी हालत देखते हुए सर झटका और सफ़ीर की तरफ। सफ़ीर अपने कॉन्टैक्ट यूज़ करो और सारे हॉस्टल्स छान मारो, उसकी यूनिवर्सिटी की दोस्तों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो। वो अपने मोबाइल में कोई नंबर प्रेस करने लगे। नज़ाकत तुम्हारी बहन ज़रग़ाम की हवेली में काम करती है ना, उससे पता कराओ उसके यहाँ ज़ैनब ज़रग़ाम की हवेली मौजूद है। जी सरदार, मैं जल्द से जल्द पता करवा के आपको बताता हूँ। दुर्दाना बेगम ने गला खंकार कर सुल्तान खान को मुतवज्जह किया। सुल्तान खान माता से बहन के सामने बैठ गए। सुल्तान खान, तूने ज़रग़ाम अली खान को बहुत हल्का लिया, वो अपने बाप की तरह सीधा साधा नहीं है, बहुत शातिर दिमाग है इसका। कर वहीं गया और मुझसे लिखवा ले, वो दस्तारबंदी के बाद जिरगा बुलाएगा। बात पर वो किसी गहरी सोच में गुम हो गए। सफ़ान 8 बजे के करीब हॉस्पिटल पहुंचा। खाने पीने के कुछ लवाजमात लिए वो दरवाज़े पर दस्तक देता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सारी रात के जगराते के बाद ज़ैनब बेगम सो रही थी। खटके की आवाज़ पर वो कच्ची नींद से बेदार हुई। चादर से अपने चेहरा छुपाती उठकर बैठ गई। सफ़ान ने अंदर दाखिल होकर हाथ में मौजूद बैग एक साइड पर पड़े टेबल पर रखे और नज़र झुकाए एक साइड पर रखे बेंच पर बैठ गया। ज़रग़ाम ने आपके बारे में बताया था, यह आपके खाने का कुछ सामान है। हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को भी मैंने बता दिया कि आप यहाँ तीमारदार की हैसियत से रहेंगी, आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। उसकी बात पर उसने असबाब में सार हिलाया और सफ़ान उठकर बाई की तरफ चल दिया। बात सुने की पुकार पर वो गैर मोटर, मुझे आपको मोबाइल चाहिए, मुझे किसी को अपनी खैरियत की इतलात करनी है। माफ़ कीजिएगा, मुझे ज़रग़ाम ने आपको मोबाइल देने से मना किया है। उसकी बात पर वो तिल मिला कर रह गई। वो दरवाजे को देखने लगी जहाँ से वो बाहर गया था। उसका एक दिल किया वो यहाँ से भाग चले। कौन जानती थी अगर यहाँ से वो भाग गई तो उसका बाप उसे आसानी से ढूंढ लेगा, क्योंकि उसके पास यहाँ से मजबूत और कोई ठिकाना नहीं है। उसका बाप उस तक पहुँच गया तो उसके ताब से कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि सुल्तान खान के दिल पर उसके बेटे की मौत की आग जल रही थी और उस आग में जल कर न जाने अभी और किस किस ने भस्म होना था। वो चुपचाप अपनी जगह से उठी और वाशरूम मुँह हाथ धोकर पैकेट में से खाना निकाल खाना खा कर वज़ू की नीयत से वाशरूम में घुस गई। बाहर निकली तो पहली बार उसका मौजूद दूसरी खामोश शख्सियत पर पड़े जो सोते हुए भी इतनी खूबसूरत लगती थी। वो कितने बार उसके चेहरे पर नज़रें टिकाई देखती रही। बड़ी बड़ी गुलाबी आँखें, सुनहरी बालों की चुटियाँ, बेइंतहा गोरी रंगत, गुलाबी पंखुड़ियों से लब वो उसके हुस्न से हद दर्जा मुतासिर नज़र। उसे इस लड़की में ज़रग़ाम अली खान की मुशाबत नज़र आई। उसके चेहरे से होती हुई उसके हाथों पर टिक गई। सफ़ेद हाथों में हल्का गुलाबी बनता बाएं हाथ की मखरूती उंगली में डायमंड की बेशकीमत रिंग पड़ी जो उसके हाथों खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। फ़ोन कॉल सुनने के बाद यहाँ से वहाँ टहरा था। दुर्दाना बेगम ने चश्मे के पीछे सुल्तान खान क्या हुआ? सुल्तान चलते चलते एक जगह पर खड़े हो गए। ज़रग़ाम अली खान ने कल जिरगा बुलाया रे आला सलमान पाशा ने मुझे भी बुलाया। तुम जाओ। सुल्तान वो यकीनन ज़ैनब को जिरगे के सामने पेश करेगा और उनकी बात पर गहरी सोच में डूब गए कि बेटी का खून तो हमारे इलाके में माफ़ है ना, जो बेटियां बाप के सामने सर उठाने की हिम्मत करें जीने का कोई हक़ नहीं। सुल्तान खान पहली बार मर्द होने का हक़ अदा किया, इसको वहीं जहन्नम वासिल कर देना। सब लोग मौजूद थे। सुल्तान खान की निगाहें ज़ैनब को ढूंढ रही थी लेकिन वो कहीं नहीं थी। सलमान पाशा ने ही बात का आगाज़ किया। सुल्तान खान, तुम्हारी बेटी कहाँ है?
ज़रग़ाम अली ख़ान चाहता है कि तुम ज़ैनब को इसके हवाले कर दो, और सलमान पाशा की बात पर सुल्तान खान रह गए। वो तो क्या सोच कर आए थे जब ज़रग़ाम खान ने तो उनके साथ ही गेम खेली। जी मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं 1 हफ़्ते तक उसे ले आऊँ। सुल्तान खान की बात पर टांग ज़रग़ाम अली ख़ान ने इस्तेज़ा हँसी से उसकी हँसी सुल्तान खान को तैश दिला गई और उसने तेज़ी से अपना पिस्टल निकालकर ज़रग़ाम अली ख़ान पर तार लिया। जबकि वो इत्मीनान से उठकर सीना तान कर खड़ा हो गया। ज़रग़ाम के आदमियों ने सुल्तान खान और उसके आदमियों के सरों पर पहले ही निशाना बांध लिया था। ज़रग़ाम अपनी चादर को एक झटका देकर दुरुस्त करता हुआ अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया, जबकि सुल्तान खान ने ज़हर खंजर नज़र उसके चेहरे पर डाली और अपना पिस्टल नीचे कर लिया। ज़रग़ाम तुम इस लड़की को हवेली ले आऊँगा मुजान, बस 1 हफ़्ता जो सुल्तान ने मांगा है वो पूरा होने दे। मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या अज़र बयान करेगा अपनी बेटी की गैर मौजूदगी का। ज़रग़ाम छोड़ दो, बस कर दो और अपना घर बसा लो। उसने एक गहरी नज़र सांस भरी। अम्मूजान, मेरी जान से प्यारी बहन हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के दरमियान जूझ रही है, अभी तो मैं खामोश हूँ।